नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जो न सिर्फ किरदारों की जिंदगी बदल देते हैं बल्कि पूरी कथा की दिशा ही तय कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक बहुत ही निर्णायक क्षण की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण का अस्वीकार। हाँ, ये एक ऐसा प्रसंग है जिस पर क्या कहते हैं सदियों से चर्चा होती आई है और इसके परिणाम बहुत दूर तक गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध तक। सही कहा। हमारे पास द्रौपदी द्वारा कर्ण का परित्याग नाम का एक दस्तावेज है जिसके कुछ हिस्सों के आधार पर हम आज इस घटना की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि भाई इस दस्तावेज के हिसाब से ऐसा क्यों हुआ। क्या कारण सिर्फ सामाजिक थे या कुछ और भी था? बिल्कुल। और इसके असर क्या हुए फौरी तौर पर भी और बाद में भी। हाँ, तो चलिए महाभारत के इस भावनात्मक और जटिल क्षण की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर द्रौपदी ने उस वीर योद्धा को क्यों ठुकरा दिया था। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वयंवर के उस दृश्य से शुरू करते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए एक असाधारण रूप से कठिन प्रतियोगिता रखी थी। हाँ, वो मछली की आंख वाली शर्त। एक खंभे पर मछली घूम रही है और नीचे पानी में उसका अक्स देखकर निशाना साधना है। आसान बिल्कुल नहीं था। जरा भी नहीं। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक विवाह प्रतियोगिता नहीं थी। इसकी कठिनाई का स्तर ऐसा था कि लगभग नामुमकिन लगे। दस्तावेज भी इशारा करता है कि द्रुपद ने जानबूझकर इसे इतना कठिन बनाया था। अच्छा, क्यों? उनकी इच्छा थी कि केवल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और खास तौर पर अर्जुन ही सफल हो सकें। स्वयंवर तो नाम था, मतलब आत्मचुनाव, पर यहां पिता की मर्जी साफ झलक रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक के बाद एक बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा आए। सब अपनी धनुर्विद्या के लिए मशहूर थे, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। कई तो वो भारी धनुष उठा ही नहीं पाए। निशाना लगाना तो दूर की बात थी। सभा में एक तरह की निराशा सी छाने लगी थी। बिल्कुल। क्या होगा? तभी मंच पर एक ऐसे योद्धा का आगमन होता है जिसके तेज और आत्मविश्वास से सभा में एक नई जान सी आ जाती है। कर्ण। हाँ। स्रोत इस क्षण का वर्णन ऐसे करता है कि उसके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज था और चाल में ऐसी दृढ़ता कि उसे देखकर ही लगता था कि ये योद्धा असाधारण है। सही। उसे देखकर कई लोगों को लगा कि शायद यही है वो धनुर्धर जो ये नामुमकिन काम कर दिखाएगा। कर्ण की उपस्थिति ही काफी थी माहौल बदलने के लिए। वो शक्तिशाली तो दिख ही रहे थे, पर उनमें वो आत्मविश्वास भी था जो इस चुनौती के लिए चाहिए था। हाँ, वो आगे बढ़े, धनुष को प्रणाम किया और उसे उठाने ही वाले थे कि तभी एक आवाज गूंजी, द्रौपदी की आवाज। अच्छा। इससे पहले कि कर्ण धनुष को ठीक से हाथ भी लगा पाते, द्रौपदी ने भरी सभा में बहुत दृढ़ता से घोषणा की। ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द तीर की तरह लगे। सिर्फ कर्ण को नहीं, पूरी सभा सन्न रह गई होगी। सूत पुत्र यानी सारथी का बेटा। उस समय के समाज में जहां वर्ण और कुल का इतना ज्यादा महत्व था, ये बहुत बड़ा बयान था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक परिचय नहीं था, ये एक सामाजिक खांचा था और अक्सर इसे खासकर क्षत्रिय राज परिवारों के लिए थोड़ा नीचे देखा जाता था। निश्चित रूप से। ये कर्ण के लिए सिर्फ एक ना नहीं थी, ये भरी सभा में उनका अपमान था। उनकी योग्यता, उनका पराक्रम, उनका तेज सब एक तरफ और उनकी कथित जाति दूसरी तरफ। हाँ, उसी आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि द्रौपदी के शब्दों में केवल घोषणा नहीं थी, बल्कि एक तरह की सामाजिक दूरी बनाने का भाव भी साफ था। और यही कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। क्या? कि कर्ण, जिन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था, वो असल में जन्म से क्षत्रिय थे। वो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई। लेकिन ये राज तो उस समय कोई जानता ही नहीं था, सिवाय कुछ गिने चुने लोगों के। सही। उन्हें जन्म के बाद त्याग दिया गया था और उनका पालन पोषण एक रथवान, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया था। इसीलिए समाज उन्हें राधे या सूत पुत्र के नाम से ही जानता था। उनकी वीरता के किस्से थे, दानवीरता के चर्चे थे, पर सामाजिक पहचान सूत कुल से जुड़ी थी। तो उस निर्णायक क्षण में द्रौपदी ने कर्ण को उनकी असली पहचान जाने बिना सिर्फ उनकी जो प्रचलित सामाजिक पहचान थी उसी के आधार पर रोक दिया। एक संभावित विजेता को कोशिश करने का मौका तक नहीं दिया। हाँ।
ये घटना हमें सीधे उस सवाल पे ले आती है कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ उनका अपना फैसला था या इसके पीछे और भी वजह थीं? ये दस्तावेज कई संभावित परतों की ओर इशारा करता है। हाँ, देखते हैं। पहला और शायद सबसे सीधा कारण उस समय के सामाजिक नियम थे। हाँ, ये तो है। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी और शादी ब्याह के मामलों में इसका बहुत ध्यान रखा जाता था, खासकर राजघरानों में। अंतर्वर्णीय विवाह मतलब अलग अलग वर्णों में विवाह, और खासकर उच्च वर्ण की स्त्री का कथित निम्न वर्ण के पुरुष से ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था, आसानी से नहीं। तो एक राजकुमारी होने के नाते द्रौपदी पर इन सामाजिक नियमों और उम्मीदों का जबरदस्त दबाव रहा होगा। बिल्कुल, दस्तावेज कहता भी है कि उनका ये कदम उस समय की सामाजिक मर्यादाओं के हिसाब से था, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कर्ण के तेज से प्रभावित हुई हों या नहीं। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं अक्सर सामाजिक ढांचे के सामने दब जाती थी। और ये भी सोचिए कि स्वयंवर में कई और बड़े राजा और राजकुमार मौजूद थे। किसी कथित निम्न कुल के व्यक्ति का जीत जाना शायद उन क्षत्रिय राजाओं को भी मंजूर ना होता। हाँ, इससे राजनीतिक बवाल भी खड़ा हो सकता था। बिल्कुल। तो द्रौपदी का ये फैसला इस नजरिए से देखें तो एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक उलझन को टालने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? दस्तावेज एक और दिलचस्प संभावना की ओर इशारा करता है, नियति या कह लें कोई दैवीय हस्तक्षेप। महाकाव्यों में अक्सर भाग्य या देवताओं की इच्छा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा लगता है कि पात्रों के काम एक बड़ी, पहले से तय योजना का हिस्सा हैं। इस स्रोत के कुछ विश्लेषणों के मुताबिक ऐसा तर्क दिया जाता है कि द्रौपदी का भाग्य तो पांडवों से जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो इसलिए शायद खुद नियति ने या फिर वहां मौजूद भगवान कृष्ण ने घटनाओं को ऐसे मोड़ा कि कर्ण सफल हो ही ना सके। दस्तावेज इस बात का जिक्र करता है कि कृष्ण ने शायद द्रौपदी को उसी क्षण बोलने के लिए प्रेरित किया हो, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण सफल हो सकते हैं और ये आगे की घटनाओं के लिए ठीक नहीं होगा। ये नियति वाला पहलू कहानी में एक रहस्य का पर्दा डाल देता है। क्या द्रौपदी सिर्फ सामाजिक दबाव में थी या वो अनजाने में किसी बड़ी देवीय योजना को पूरा कर रही थी? हाँ, ये सवाल तो उठता है। कृष्ण की उपस्थिति और उनका चुप रहना या शायद उनका हल्का सा इशारा, ये सब इस घटना को और भी पेचीदा बना देता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसे दस्तावेज काफी विस्तार से बताता है, वह है राजनीतिक गणित। बिल्कुल, जैसा हमने पहले कहा, राजघरानों की शादियां अक्सर रणनीतिक गठबंधन होती थीं। द्रौपदी का स्वयंवर सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये पांचाल राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव था। राजा द्रुपद की कुरु वंश से, खासकर धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों और उनके साथियों से पुरानी दुश्मनी थी। हाँ, द्रोणाचार्य वाला मामला भी था। सही। वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे और कौरवों के बढ़ते असर को रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्हें शक्तिशाली दोस्त चाहिए थे। और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद पांडवों से थी, खासकर अर्जुन की धनुर्विद्या से, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था। पांडव उस समय छिपे हुए थे, पहचान बदल कर रह रहे थे, पर द्रुपद को उम्मीद थी कि अर्जुन इस मुश्किल चुनौती के लिए जरूर आएंगे और जीतेंगे। हाँ, द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने का मतलब था पांचाल और पांडवों का एक मजबूत गठबंधन। ये कौरवों के खिलाफ उनकी ताकत कई गुना बढ़ा देता। अब इस समीकरण में कर्ण को देखिए। कर्ण कौन थे? कर्ण थे दुर्योधन के सबसे खास दोस्त और सबसे बड़े हिमायती। उनकी वफादारी पूरी तरह से कौरवों के लिए थी। तो अगर कर्ण स्वयंवर जीत जाते तो द्रौपदी का विवाह दुर्योधन के सबसे ताकतवर योद्धा और दोस्त से होता। ये तो द्रुपद की पूरी राजनीतिक रणनीति पर पानी फेर देता। बिल्कुल, ये न सिर्फ पांडवों से गठबंधन की उम्मीद खत्म कर देता, बल्कि द्रुपद को एक तरह से अपने दुश्मनों के खेमे से जोड़ देता। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि द्रुपद इस संभावना से बहुत ज्यादा चिंतित थे। इसलिए द्रौपदी का हस्तक्षेप, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, उनके पिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एकदम सटीक बैठा। तो ये सिर्फ सामाजिक अस्वीकृति नहीं थी, इसके पीछे गहरी राजनीतिक चालें भी थीं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत फैसले, खासकर राज परिवारों में, अक्सर बड़ी रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा होते हैं। दस्तावेज ये भी संकेत देता है कि शायद द्रौपदी खुद भी इन राजनीतिक मतलबों से कुछ हद तक वाकिफ थीं, सिर्फ एक अनजान मोहरा नहीं थी। इन तीनों पहलुओं, सामाजिक नियम, दैवीय इच्छा या भाग्य और राजनीतिक जरूरत को एक साथ देखने पर द्रौपदी के इस कदम की जटिलता और भी बढ़ जाती है। हाँ, लगता नहीं कि कोई एक ही कारण था।
शायद इन सबका मिला-जुला असर रहा होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके परिणामों की। कर्ण पर इसका क्या असर हुआ? जाहिर है ये उनके लिए एक भयानक अनुभव रहा होगा। भयानक से भी ज्यादा। दस्तावेज इसे कर्ण के जीवन की सबसे गहरी चोटों में से एक बताता है। ये सिर्फ एक राजकुमारी का ना कहना नहीं था। ये पूरी सभा के सामने उनके जन्म, उनकी पहचान पर सवाल उठाना था, उनकी योग्यता को नकारना था। इसने उनके मन में एक ऐसी कड़वाहट भर दी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी पूरी तरह भरा ही नहीं। और ये कड़वाहट सिर्फ द्रौपदी के प्रति नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना ने पांडवों के प्रति उनकी दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया। वो पहले से दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन इस अपमान ने पांडवों के खिलाफ उनके विरोध को व्यक्तिगत और बहुत तीव्र बना दिया। उन्हें लगा होगा कि पांडवों शायद जिनके लिए द्रौपदी ने उन्हें मना किया और द्रौपदी ने मिलकर उनका अपमान किया है। हाँ, ऐसा ही कुछ। और इसका सबसे साफ उदाहरण हमें बाद में मिलता है द्यूत क्रीड़ा के समय। ओ हाँ, जब पांडव सब कुछ हार जाते हैं। जी। और द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है, तब कर्ण के शब्द बहुत ही कटु और अपमानजनक होते हैं। दस्तावेज विश्लेषण करता है कि उन शब्दों में स्वयंवर में हुए अपमान का बदला साफ झलकता है। वो द्रौपदी को एक पति से अधिक रखने वाली जैसा कुछ कहकर ना सिर्फ उसे अपमानित करते हैं, बल्कि लगता है जैसे स्वयंवर में अपनी अस्वीकृति का बदला ले रहे हों। तो ये एक घटना भविष्य की कई घटनाओं की एक तरह से नींव बन गई। हाँ, इसने कर्ण को कौरवों के पक्ष में और मजबूती से खड़ा कर दिया और पांडवों के साथ उनके रिश्ते सुधरने की कोई भी गुंजाइश लगभग खत्म कर दी। निश्चित रूप से इस अस्वीकृति ने महाभारत के मुख्य संघर्ष को और तेज किया। और इसने कर्ण के चरित्र की त्रासदी को भी गहरा किया। एक महान योद्धा जो अपने जन्म की परिस्थितियों की वजह से बार बार अपमानित हुआ और आखिरकार गलत पक्ष में लड़ने को मजबूर हुआ। ये अपमान उनके जीवन भर के फैसलों और भावनाओं पर असर डालता रहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो दस्तावेज के अनुसार द्रौपदी ने कर्ण को उनकी कथित सूत पुत्र पहचान के कारण अस्वीकार किया, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं था। नहीं, उस समय के कठोर सामाजिक नियम, द्रुपद के राजनीतिक हित, पांडवों से गठबंधन की इच्छा और कर्ण के दुर्योधन से रिश्ते का डर, और शायद नियति या कोई दैवीय दखल, इन सभी चीजों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल। और इसके परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हुए। इसने कर्ण के मन में जिंदगी भर के लिए कड़वाहट भर दी, पांडवों से उनकी दुश्मनी बढ़ाई और महाभारत की कहानी के आगे के मोड़, खासकर कुरुक्षेत्र युद्ध की जमीन तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि महाभारत के पात्र कितने जटिल हैं। उनके काम अक्सर सही या गलत के काले और सफेद खांचों में फिट नहीं होते। सही बात है। द्रौपदी का ये फैसला भी हमदर्दी और आलोचना दोनों को दावत देता है और हमें उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और शायद आध्यात्मिक सच्चाइयां पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर हमारा स्रोत द्रौपदी द्वारा कर्ण का परित्याग ध्यान खींचता है। अच्छा, क्या? वो है इस घटना के वर्णन में क्षेत्रीय भिन्नताएं। दस्तावेज में जिक्र है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि तमिल और तेलुगु महाभारत परंपराओं में, इस किस्से को थोड़ा अलग ढंग से बताया जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई रोचक है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये भिन्नताएं किस तरह की है? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाता, लेकिन इशारा करता है कि कुछ संस्करणों में शायद द्रौपदी के मन के अंदर के द्वंद्व पर ज्यादा जोर दिया गया हो या कर्ण के अपमान को और मार्मिक ढंग से दिखाया गया हो। कुछ कथाओं में शायद कृष्ण की भूमिका को और ज्यादा साफ या और ज्यादा गुप्त रखा गया हो। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि समय, जगह और सांस्कृतिक माहौल के साथ एक ही मूल कहानी कैसे अलग-अलग रूप और मायने ले लेती है। ये सचमुच एक गहरा विचार है। इसका मतलब है कि कर्ण या द्रौपदी की छवि भी अलग-अलग इलाकों में थोड़ी अलग हो सकती है, जो वहां के समाज और मूल्यों को दिखाती होगी। बिल्कुल। ये भिन्नताएं हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें बताती हैं कि ये महाकाव्य सिर्फ पत्थर पर लिखी लकीरें नहीं हैं, बल्कि जीवित कथाएं हैं जिन्हें हर पीढ़ी अपने नजरिए से देखती और समझती है। सही। ये सोचने वाली बात है कि ये अलग-अलग संस्करण हमें कर्ण की त्रासदी, द्रौपदी की दुविधा या उस युग की सामाजिक जटिलताओं के बारे में कौन सी नई बातें या नई अंतर्दृष्टि देते हैं। इस पर विचार करना हमें इन पात्रों और इस महाकाव्य की जो बहुस्तरीय प्रकृति है, उसे और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।
तो आज की ये गहरी पड़ताल हमें महाभारत के एक ऐसे मोड़ पर ले गई जिसने न केवल किरदारों के भाग्य बल्कि पूरी कथा के बहाव को हमेशा के लिए बदल दिया। सामाजिक दबाव, राजनीतिक चालें और शायद नियति के धागों से बुनी ये घटना आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने श्रोताओं को इस प्रसिद्ध लेकिन जटिल घटना के अलग-अलग पहलुओं को समझने में मदद की होगी और उन्हें इन पात्रों की प्रेरणाओं पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।